बड़ी गिनती के अंदर सिखों ने SYL के विषय को लेकर अपनी जागरूकता जाहिर की भी है, तो क्यों उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और क्यों कहा जाता है कि तुम देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? जो वर्तमान पंजाब है उसमें ये एक भ्रांति ऐसे फैलाई जा रही है, फैली हुई है कि ये पंजाब तो ये पानी तो भारत सरकार ने मोल लिया था, इसका तो भारत सरकार का ही हक है। नहीं, भारत सरकार ने ये पानी मोल नहीं लिया। नहरों के खुदाई के लिए पैसा दिया था, पानी का पैसा नहीं दिया। पानी का कोई स्रोत है, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई बहुत बड़ा वो झील हो, तो वो किनारे वाली जो आबादी है उसी का उस पर हक है। गुरु गोविंद सिंह जी के मन में था कि यहाँ पूरी हरी भरी फसलें होंगी, ये रेगिस्तान नहीं रहेगा। 1976 में इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड दिया, तो उसमें एक पंजाब के विपरीत फैसला हुआ। इसमें लिखा उन्होंने कि केंद्र में भी पावर में आपके साथ भाईवाली है जी। तो आप तब क्यों नहीं बोलते कि जी वो इमरजेंसी में जो फैसला है, इमरजेंसी के सब फैसले हम उल्टा रहे हैं, तो 1976 का फैसला ये भी उल्टाओ, क्योंकि तब तो हमारी देवीलाल जी से पूरी पगवट भराते हो। हमारे गुरु ग्रंथ साहब के दर्ज है, जल बिन साख कुमलावती उपजय नाही दाम। पानी के बगैर कोई भी वनस्पति नहीं हो सकती। उसकी टेक थी, विरसा है पंजाब दा पंज दरियावां दा पानी। ये पानी हमारा है, हम आपसे और कोई नहीं मांग रहे। तो पहले नहर काहे की बनानी है? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक बात करी जा रही है कि नहीं पहले नहर बनाओ, पानी की बाद में देखेंगे। असल में उसमें साफ दिखता है कि बाद में बोलेंगे पानी भी दो। ये तो RSS की जरूरत है आज, क्योंकि देश को तो बेच दिया। देश में तो कोई पैसा नहीं है, देश में कोई रोजगार नहीं है। यही तो भारत की डीप स्टेट चाहती है कि संवेदनशील मुद्दे बना के इनको खड़े कर दो, फिर इनके हाथों में तलवारें पकड़ा दो। साल 1956 के अंदर भारत के अंदर एक नया कानून लाया जाता है, जिसके अंदर यह देखा जाता है कि एक नदी या एक दरिया जो एक से ज्यादा राज्यों से होकर निकल रहा है, वहां की उसकी जरूरतें, वहां की उसके पानी की मात्रा कितनी है, कैसे उसको बदला जा सकता है कि वो और राज्यों के लोगों के लिए भी जरूरत में लाया जा सके। क्या ये कानून लाना रिपेरियन लॉ की उल्लंघना नहीं? क्या अगर हम बात करें नदी घाटी संकल्प जो था, क्या ये उसकी उल्लंघना नहीं? जी हां, जब हम पंजाब के परिप्रेक्ष्य के अंदर इस बात को देखते हैं, तब मसला आज के समय का SYL सामने निकल के आता है। SYL है क्या? SYL की शुरुआत कब होती है और पंजाब के पानियों के ऊपर, पंजाब के पानी के ऊपर क्यों केंद्र हमेशा अपनी निगाह बनाकर रखता है? पूरे इतिहास के ऊपर नजर डालेंगे और नजर यह भी डालेंगे कि सिक्खी क्या कहती है। सिक्खी जब बात करती है किर्त की, तब उसके अंदर पानी क्या अहमियत अपनी रखता है, क्या रोल रखता है। आज के हमारे इस एपिसोड के अंदर हमारे साथ जुड़ेंगे एक खास मेहमान। आप जरूर देखें ये पूरा एपिसोड, जो बताएगा आपको SYL का, सतलुज यमुना लिंक कैनाल का पूरा इतिहास आज तक का, जब बात रुकी हुई है कि केंद्र आने वाले समय के अंदर क्या कुछ चाहता है कि माहौल और गर्म हो या नहीं। आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह अपने सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे दर्शक निरंतर हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे चैनल पे जो लोग निरंतर जुड़ के हमारे किए जा रहे इस विशेष सेगमेंट्स को देख रहे हैं, जिसके अंदर ना सिर्फ हम सिक्खी के बारे में बात कर रहे हैं, पंजाब के उन कंटेम्प्रेरी मुद्दों के ऊपर हम रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप तारुफ होना चाहते हैं, जिससे आप थोड़ा समझना चाहते हैं। पंजाब की जब बात करते हैं तो बात आती है नदियों की, नहरों की, दरियाओं की, पानी की। पंजाब के पानी के बारे में हर बार ये कोशिशें होती हैं कि ये इस धरती के लिए, इस जरखेज धरती के लिए ये पानी बेहद जरूरी है। लेकिन जब पानी की बात आती है तब साथ के साथ एक और अंग्रेजी के 3 अक्षरों वाला शब्द जुड़ जाता है, SYL, सतलुज यमुना लिंक कैनाल। इसके ऊपर पिछले लंबे समय से
कई मसले खड़े हैं, इसके ऊपर विवाद पैदा होते रहे हैं। ये एक तरीके का सिर्फ पंजाब का ही मसला नहीं बन के रह गया, इंटरस्टेट मसला। और अगर हम देखें, केंद्र सरकार भी इसके ऊपर अपने कई बार हथकंडे चला चुकी है। हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी हम बात करें किसी ऐसे विषय के ऊपर, तो कुछ गेस्ट हमारे साथ जुड़े जिनसे हम जानने की समझने की कोशिश कर सकें कि SYL ये खास तौर पर ये वाला विषय पंजाब के लिए कितना जरूरी है, पंजाबियों के लिए कितना जरूरी है। अगर इसके अलावा ये भी बात करें कि अगर बड़ी गिनती के अंदर सिखों ने SYL के विषय को लेकर अपनी जागरूकता जाहिर की भी है, तो क्यों उनके ऊपर दबाव डाला जाता है और क्यों कहा जाता है कि तुम देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। हमारे साथ प्यारेलाल गर्ग एजुकेशनिस्ट जुड़े हैं, उनका स्वागत करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारेलाल गर्ग जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, SYL की जरूरत क्या आन पड़ी कि पंजाब का पानी सरकार पंजाब से निकाल के दूसरे राज्यों को देने की कवायद में लगी रही, और इसकी असल जो इसकी पैदाइश है ये किन हालातों में होती है? देखिए, जब हम इसका पूरा पृष्ठभूमि में देखते हैं, इसकी पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बगैर पूरा परिपेक्ष के समझे, पूरी पृष्ठभूमि के समझे, तो हम इसको ये एक तरफ या दूसरी तरफ की बात करते रहेंगे। अब हम जब देखते हैं कि जब देश का विभाजन हुआ, देश की बांट हुई, चाहे वो कुदरती नहीं थी, फिर भी बांट तो हुई, तो उसमें 3 दरिया तो पाकिस्तान में पूरे के पूरे चले गए, सिंध, चनाब और झेलम। 3 इधर रह गए, रावी तो बीच बिचाले में है, उसको हम इधर ही मान लेते हैं क्योंकि चलता बगता इधर है, ज्यादा बहता इधर है जी। तो ब्यास और सतलुज। अब पहले शुरू में जब देश का स्वतंत्र हुआ देश, तो झगड़ा पाकिस्तान से बन गया। पाकिस्तान पानी रोक देता था, हमें दिक्कत आती थी, या कभी ऐसा था कि पाकिस्तान उस पानी को उधर से बंद ऐसा लगाता था कि हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती थी। तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आती थी, वो झगड़े चलते रहते थे। और चलते चलते 1960 में जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, वर्ल्ड बैंक, संसार बैंक कह सकते हैं हम जी, तो संसार बैंक ने मिल के भारत और पाकिस्तान से एक जो है संधि की, समझौता किया। तो वो जो समझौता किया उसमें ये हुआ कि जो 3 दरिया उधर बहते हैं उनके पानी उनके पास और ये 3 हमारे पास। लेकिन उन तीनों में भी हम जहां जहां से हमारे एरिए से वो निकल रहे हैं, वहां हम उसको उसका पानी जो है वो सिंचाई के लिए, उसी क्षेत्र की सिंचाई के लिए, और कोई ना कोई हम वहां उसकी ऊर्जा के लिए उसकी जो है यूज कर सकते हैं, बर्तन कर सकते हैं जी। तो उसमें पाकिस्तान का जो हुआ, उन्होंने बोला कि जी ये तो चलो मान लिया, लेकिन ये जब हम इन तीनों दरियाओं का पानी हमने लेना ही नहीं जी, तो हमने तो नहरें निकाली हुई हैं, अब हमें नहरें दूसरी तरफ से निकालनी पड़ेंगी, तो उसके लिए खर्चा बहुत होगा। तो उसमें फिर फैसला हुआ, समझौता हुआ कि वो नहरों का खर्चा जो है वो कुछ वर्ल्ड बैंक, कुछ इधर, और भारत भी उसका कुछ खर्चा देगा। एक तो बात हमारा जो पंजाब के, जो प्रेजेंट पंजाब है, जो वर्तमान पंजाब है, उसमें ये एक भ्रांति ऐसे फैलाई जा रही है, फैली हुई है कि ये पंजाब तो ये पानी तो भारत सरकार ने मोड़ दिया था, इसका तो भारत सरकार का ही हक है जी। नहीं, भारत सरकार ने ये पानी मोड़ नहीं लिया, नहरों के खुदाई के लिए पैसा दिया था, पानी का पैसा नहीं दिया। ठीक। तो दूसरा उसका फैसला जो हुआ कि 3 दरिया का पानी क्यों हमें मिलना है, बाकी पानी 3 दरिया का उनको क्यों मिलना है, और जो बाकी 3 दरिया हैं उनके पानी में हमारा कुछ जो है हिस्सा क्यों है। उसका कारण था कि पानी रिपेरियन रूल बोलते हैं, पानी के जो कंढे हैं जी, जहां जहां किनारों पे आबादी रहती है, जहां जहां से कोई पानी बहता है, जहां पानी का कोई स्रोत है, चाहे वो तालाब हो, चाहे कोई बहुत बड़ा वो झील हो, तो
वो किनारे वाली जो आबादी है उसी का उस पे हक है। ठीक। तो जितने वो तीनों दरिया हमारे रास्ते से, विशेषकर झेलम और चिनाब, भारत की भूमि से होकर निकलते थे, उतने एरिया में तो हम उस पानी को, उस क्षेत्र में तो उस पानी को सिंचाई के लिए भी और ऊर्जा के लिए भी उसकी हम यूटिलाइजेशन भरतों कर सकते थे जी। जहाजरानी वगैरह भी, किश्ती वगैरह भी चला सकते थे। लेकिन इधर का पानी तो हमारे पास ही आता था। अब वो इधर आ गया। अब इधर पानी जो है, इसका जो पूरे का पूरा पूरा हम परिप्रेक्ष्य देखते हैं इतिहास में, तो इतिहास में ऐसा है कि जहां जहां दरिया बहता है वहीं वहीं पानी है। और एक दूसरा न्याय इसका संकल्प आया जी। वो संकल्प ये है कि केवल जो किनारे पे आबादी रहती है उसका ही अधिकार नहीं है, जो जहां जहां से उस दरिया में पानी आता है, बारिश का पानी आता है, बाढ़ का पानी आता है, तो वो आबादी भी उसका अधिकार रखती है, क्योंकि वहां से निकल के पानी इनके दरिया में पड़ता है। ठीक। उसको बोलते हैं बेसिन कंसेप्ट, नदी घाटी, नदी घाटी संकल्प। जी। तो जो नदी क्षेत्र है उसका, तो पंजाब वो नदी की क्षेत्र भी है, उसी पे पूरे भारत के दरिया जो हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनके पानी का आवंटन हुआ है। चाहे कभी भी कोई सूबे बने, उसमें झगड़ा, यहाँ सरहिंद कैनाल का भी चलता रहा। सरहिंद कैनाल में भी 1873 में पटियाला रियासत, क्योंकि उसकी रिपेरियन नहीं थी, किनारे नहीं थी, अंग्रेज के, सतलुज तो अंग्रेज के राज में वग रहा था, सतलुज तो बॉर्डर था अंग्रेज का। तो उन्होंने बोला सतलुज से पानी आपको नहीं मिलेगा जो सरहिंद कैनाल रोपड़ से निकली है, क्योंकि आप इसके रिपेरियन नहीं है, और कुदरत ने आपको ऐसे जीने को दिया है, तो आपको ऐसे ही जीना होगा। अगर आप ये पानी लेंगे तो उसमें सीनियर चार्ज कहते हैं, उसका आपको पानी का मोल, वो पानी पहुंचाने का मोल, और उस पहुंचाने वाले जो नदियां नाले होंगे उस पे रख रखाव पे जो खर्चा होगा वो सारा पूरा आपको देना होगा। ठीक। वो भी अब हम तब देंगे जब हमारे पास फालतू होगा, नहीं तो नहीं। इसी तरह बीकानेर से भी हुआ। तो लेकिन जब वर्ल्ड बैंक का, जब संसार बैंक से समझौता होना था, तो जो इधर वाला पानी था, भारत सरकार ने एक कच्ची पक्की ऐसी बना दी कि जी तो पानी हमें इतना चाहिए, हिसाब तो लगाया नहीं पूरा कि पानी हमें कितना चाहिए होगा, ऐसी कच्चा पक्का, क्योंकि जितना ज्ञान था, और हम देखते हैं वो सीमित ज्ञान से कई दफा पूरी दूरदृष्टि तो देखते नहीं है जी। अगर तब उस दूरदृष्टि को देखते जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कही है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे नजर मार रहे थे, बड़े बड़े टिल्ले थे, तो उन्होंने पूछा क्या देख रहे थे? कहने लगे, श्रद्धालुओं ने पूछा, तो कहने लगे भी मैं देख रहा हूँ कहाँ हरी भरी फसलें हैं, नहरें चमक रही हैं। तो उन्होंने बोला जी यहाँ तो रेगिस्तान है, यहाँ फसलें कैसे? उन्होंने बोला भाई फसलें तो हो जाती, लेकिन अब देर से हो जाएंगी, क्योंकि आपने तो ऐसे ही बोल दिया जी। तो वो मतलब एक गुरु गोविंद सिंह जी के मन में था कि यहाँ पूरी हरी भरी फसलें होंगी, ये रेगिस्तान नहीं रहेगा। अगर तो हम उसको देखते तो फिर तो हमारे हरे भरे रहने के लिए बठिंडा का एरिया, जो ये अबोहर फाजिलका, ये सब एरिया जो है, बरनाला, मानसा, ये सब एरिया में पानी बहुत खपत होनी थी, लेकिन हमने वो तो विचारा नहीं। इसलिए हमारे भारत सरकार ने एक ऐसा बना दिया कि जी इतना हम देना है राजस्थान को, इतना देना है दिल्ली को, इतना है पंजाब को, इतना है हिमाचल को, इसको ऐसे ऐसे हमें इतना पानी चाहिए। अब वो जो राजस्थान को देना था उस पे एक सवाल आया था, तब भी आया था कि ये पानी देंगे लेकिन इसका मोल, कहने लगे मोल बाद में तय करेंगे। ऐसा नहीं कहा कि इसका मोल नहीं देना, ठीक, मोल बाद में तय करेंगे। ये तो ये भारत की बांट के पहले भी जो गंगा कैनाल निकाली थी उसमें भी ऐसा ही था, राजस्थान को पानी रॉयल्टी पे जाता था जी। तो हमें वो लेकिन नहीं दिया, पैसे का मोल तक, मोल का तो हिसाब ही नहीं लगाया। दूसरा एक ये है कि भारत में जितने भी दरिया बगते हैं वो जो राज्य है उसकी जो है मलकियत है, उसकी संपत्ति है जी। तो उसके लिए भारत के संविधान के अनुसार 1956 में एक कानून बना भारत के संविधान की धारा के तहत। तो उस कानून में भी यही लिखा है कि ये कानून के लिए भारत सरकार फैसला करेगी इस कानून के अनुसार उन पानियों का जो एक से ज्यादा राज्यों से बहते होंगे जी। अब ना तो रावी एक से ज्यादा राज्य में बहता है जी, ना सतलुज, ना ब्यास, ना यमुना,
यमुना तो उधर से ही बहता है, हमारे पंजाब के साथ नहीं बहता जबकि ये तीन तो बिल्कुल ही हमारे साथ ही बैठते हैं ना, या फिर पाकिस्तान में जाते हैं जी। और दूसरा एक से ज्यादा राज्य हम कहते सकते हैं कि हिमाचल से आ रहे हैं बस। तो हिमाचल वालों से तो कोई झगड़ा ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार तो तब करेगी ना फैसला जब कोई झगड़ा होगा, झगड़ा तो कोई है ही नहीं। झगड़ा तो जब पंजाब हरियाणा बंटा तो ये तब बड़ी समस्या एक तो खड़ी हुई जी कि जिस पार्टी ने पंजाब हरियाणा पंजाब के पंजाबी सूबा मांग की बात की, तो उन्होंने बहुत जल्दी में कि हम सिखों मेजॉरिटी स्टेट बन जाए, हमारा राज बन जाएगा। अब तो उनका प्यो पुत्र उनकी पीढ़ियां राज कर रही हैं, उन्होंने मतलब कच्चा पक्का मंजूर कर दिया, जबकि तभी बोलना चाहिए था कि ये ऐसा लंगड़ा सूबा हमने क्या करना है, इससे तो हम लड़ाई और कर लेंगे जी। तो वो लंगड़ा सूबा मान लिया। उसमें मैं अभी क्षेत्रों की बात नहीं करूंगा, चंडीगढ़ की बात नहीं करूंगा, अबोहर फाजिलका के जो इलाके की बात जो भी है, लेकिन पानियों की बात करूंगा क्योंकि हमारा विषय पानियों का है। मान लिया कि जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है, तब ब्यास नहीं था, ब्यास डैम बाद में बना है, तो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसका फैसला भारत सरकार करेगी, ये मान लिया हमने उसमें तो ये भी मान लिया कि जितने हेडवर्क्स हैं इन दरियाओं पे जी, जैसे ये है अपना रोपड़ में हेडवर्क्स है और हरिके है, दो हेडवर्क बड़े हैं इन दरियाओं पे, वो भी हमने मान लिया कि भारत सरकार इसका फैसला करेगी। हमने ये भी मान लिया कि ये जो पानी है इसका फैसला, पानी तो पहले ही जा रहा है सतलुज के, तो जितना पानी भाखड़ा से जा रहा है उसमें फैसले की तो कोई बात ही नहीं है जी। अब दूसरा था कि ब्यास का जो प्रोजेक्ट था वो पहले बन चुका था, उसमें भी हरियाणा में कुछ पानी जाना था, वो भी पहले तय शुदा था, तो उसके लिए भी क्या फैसला करना, वो तो पानी जाएगा जब वो ब्यास का जो डैम बन जाएगा तलवाड़ा में तो पानी चला जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसमें इन्होंने मान लिया कि हाँ जी हम बांटेंगे, दोबारा बांटेंगे। और इन्होंने अभी वो एक और भी बात बता रहा है कि उसमें माधोपुर हेडवर्क्स का कंट्रोल फिर भी भारत सरकार के पास नहीं जाना था, क्योंकि माधोपुर हेडवर्क्स पूरे का पूरा पंजाब में है जी, वो दो स्टेट में है ही नहीं, इसलिए केवल रोपड़ और हरिके हेडवर्क्स का जो इन दो दरिया का रावी और ब्यास और सतलुज वाले हैं, इनका ही हेडवर्क्स का कंट्रोल था जी। अब उसके जब पंजाब हरियाणा बने तो हरियाणा ने तो अपना दावा बहुत ज्यादा बता दिया कि हमें तो इतना पानी दो जितना उसका बनता नहीं। जैसे होता ना कि आप एक रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना है तो आप तोप का लाइसेंस, गन का लाइसेंस बड़ी का है, कैनन का आप अप्लाई कर दो, है एक चिंगारी फुटती है आप उसको बम बोल लो। तो उस तरीके से जो उन्होंने तो बना दिया, पंजाब सरकार भी कुछ बोलती रही, लेकिन एक फैसला किया उसमें जो था, जो पंजाब का पानी था वो राजस्थान का भी एक रावी को भी उसके बीच में जोड़ दिया। अब रावी के पानी का तो कोई झगड़ा ही नहीं था, रावी का पानी के जी नहीं, रावी व्यास जो लिंक है उससे रावी का पानी आया, रावी का पानी तो पहले ही जितना ब्यास में आता था उतना ही था, वो तो पहले ही ब्यास में काउंट हो गया था, बाकी और हम डालेंगे कुछ करेंगे तो हमारा पानी है, उसकी तो बांट का कोई सवाल ही नहीं है। वो तो जितना पानी ब्यास में पहले आना था जी, बांट के पहले जितना आना था उसी पानी को बांटना था ना, उसके आगे अगर हम और हम मान लेते हैं कि हम एक कहीं गहरे बोर करके पानी धरती से निकाल के नहर में डालना चाहते हैं, कई जगह पे ऐसा होता है जी, तो फिर क्या उस पानी को भी बांटेंगे? जब तक वो पानी 1 नवंबर 1960 को जितना पानी सतलुज और रावी ब्यास में है उसी को बांटना है ना, उसकी बात तो तय हुई है, उसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये एक 1976 में इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड दिया, तो उसमें एक पंजाब के विपरीत फैसला हुआ, उसमें लिखा उन्होंने कि हरियाणा को हम 3.5 MF 35 लाख मिलियन एकड़ 35 लाख एकड़ फुट पानी देंगे, तो जो दिल्ली को देंगे 2 लाख एकड़ फुट जी, और कश्मीर को जम्मू को देंगे, और पंजाब को बाकी पानी पेप्सू को देंगे सब, तब पहले पेप्सू को मिला हुआ था, उसको भी मिला के
कि पंजाब को, क्योंकि पेप्सी तो 1156 को पंजाब में मिल गया, तो जी। पूरे का पूरा पानी पंजाब के लिए ये लिख दिया कि पंजाब को बाकी बचा हुआ पानी मिलेगा, लेकिन 3.5 यानी कि 35 लाख एकड़ फुट से ज्यादा नहीं मिलेगा। हरियाणा को 35 लाख एकड़ फुट दे दिया, हमारे को बोला कि आपको इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी कि इससे कम कम मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इतना मिलेगा। ऐसा उनकी मर्जी, ऐसा कारण कोई नहीं है जी। लेकिन जो अकाली दल, कांग्रेस ने तो मान लिया, कांग्रेस ने एतराज किया जितना भी करना था, तब इमरजेंसी लगी हुई थी जी। लेकिन जब अकाली दल आया, उनके जमाने में तो पैसा भी जमा हुआ नहर खोदने के लिए जी। तो अकाली दल ने तो ये बात ही नहीं की कि भाई उसको तोड़ो। हरियाणा गया पहले सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट में तो जाने की बात ही नहीं थी। आप इतनी एजिटेशन करते हैं, आप आगे पावर में, केंद्र में भी पावर में आपके साथ भाईवाली है जी। तो आप तब क्यों नहीं बोलते कि जी वो इमरजेंसी में जो फैसला, इमरजेंसी के सब फैसले हम उल्टा रहे हैं, तो 1976 का फैसला ये भी उल्टाओ, इसको दोबारा बात करो, क्योंकि तब तो हमारी देवीलाल जी से पूरी पगवट भराते हो, हमारे भाई थे। तो इसलिए तब वो बात नहीं की। अब पानी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग हमें बोलते हैं कोई बात नहीं जी, वो भी आपका भाई है, ऐसा। पानी की जो महत्ता है जी, वो गुरु साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाई है। वो दूसरी बात है कि हम तो सिक्खी का नाम निशान ही नहीं लेते, हम तो सिक्खी को ब्राह्मणवाद में डाल रहे हैं। गुरु साहब ने कहा है, गुरु ग्रंथ साहब दे दर्ज है, जल बिन साख कुमलावती उपजय नाही दाम। पानी के बगैर कोई भी वनस्पति नहीं हो सकती जी, सूखी रह जाएगी, कुमला जाएगी, तो उससे पैसा नहीं बनेगा, धन नहीं बनेगा, काम नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल। दूसरा गुरु साहब ने कहा है, दूध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पज काम नहीं। जैसे दूध के बगैर गाय का कोई फायदा नहीं है, काम नहीं आती, पंख के बगैर पक्षी कोई काम नहीं आ सकता क्योंकि उड़ नहीं सकता जी। इसी तरह जल के बगैर कोई वनस्पति नहीं उग सकती जी, वो काम की नहीं रहती। ठीक। तो पानी की हमारी इतनी महत्ता हमारे गुरबाणी में बहुत से, बाकी है पहला पानी जीव है जित हरिया, उसमें नहीं जा रहा क्योंकि सबको आता ही है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि कुछ गुरबाणी में पानी के बारे में बहुत कुछ लिखा है जी। तो वो पानी तो है, लेकिन पानी के शरीर में भी, मैं तो डॉक्टरी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, शरीर में भी 70% तो पानी, आप सुनते होंगे बहुत सी बार कि जिसका पानी खत्म हो गया था इसलिए मौत हो गई। बच्चों का टट्टी उल्टी लगने से पानी खत्म हो जाता है तो बच्चे मर जाते हैं बहुत से, पानी अगर टाइम पे ना मिले। सो पानी तो जीवन का आधार है जी। तो पानी के बारे में बोला है, पानी बिन सब सून, पानी गए न उबरे मानस मोती चून। पानी जीवन भी है, पानी तो से बगैर काम भी नहीं चलता, लेकिन पानी लोगों को बाढ़ के रूप में डुबो भी देता है। बिल्कुल। पानी गए न उबरे मानस मोती चून। अब वो पानी जो बाढ़ में पानी आता है, वो तो हम मानस मोती चून हम वहां डूबते हैं, ये दरियाओं का बाढ़ आती है हर साल, 3-4 साल के बाद तो आती ही है जी। ये सतलुज का पूरा सिद्धमा बेट और ये एरिया पूरा पानी में हो जाता है। अभी पीछे पटियाला में हड़ आया था 89 में, तो पूरे घरों के घर डूब गए थे, पूरा शहर डूब गया था जी। तो उसकी बाढ़ आती है। इसका रिपेरियन का कारण है कि जब वो दरिया का जो उसकी आक्रोश होता है, दरिया को बाढ़ आती है, तो जो उसकी बाढ़ का झेलते हैं संकट, वही उसका फिर अगर कोई फल मिलेगा वो भी खाएंगे। जो कांटे झेलेंगे वो फल भी तो खाएंगे ना। बिल्कुल। अगर आप बोलोगे कि कांटे तो आप झेलो लेकिन फल नहीं आपको मिलेगा, फिर तो ये कुदरती न्याय के भी जो है वो उसके भी विरोध में है। तो इस रूप में ऐसा हो गया। फिर 81 में तो इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह से साइन करवा के जो केस वगैरह था कोर्ट से, वो भी वापस ले लिया। और उसमें जो था राजस्थान को पहले तो इन्होंने ऐसे हिस्सा बनाया था और रावी को हिस्सा बनाया था, तब तो ये मोहर लगी कि रावी, ब्यास और सतलुज के पानी बांटने योग्य हैं और इसमें राजस्थान का पक्का हक है। पहले ऐसे भाईचारे में दिया हुआ था जी, अब तो हक बन गया। तो इस रूप में ये बन गया। उसमें अकालियों ने
एक मोर्चा शुरू किया था, नहर रोको मोर्चा। जी। आपने शायद सुना होगा, ठीक। नहीं तो दर्शकों ने सुना होगा। वो था कि 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ ये SYL को जो है उसको खोदने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसका श्री गणेश करने के लिए, जिसको ये बोलते हैं हिंदी में अपना अपने धर्म में, उसके आरंभता के लिए आई। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उसको सोने की कसी और ये तगारी दी। तो ये कपूरी जगह है जी। ये हरियाणा के बॉर्डर पे है, पंजाब और हरियाणा के घनौर ब्लॉक में है, राजपुरा के एरिया। तो उसमें जो था अकालियों ने बहुत बड़ा इकट्ठ किया, उसका नाम था नहर रोको मोर्चा जी। तो उस इकट्ठ में मैं, क्योंकि मालूम था कि इनके शायद कोई लाठी चार्ज वगैरह हो जाए अकालियों पे, तो मलहम पट्टी के लिए जरूरत होगी, तो मैं उसमें वॉलंटरी रूप में गया था, इसलिए कि अगर कोई चोट वगैरह किसी की लगेगी तो सरकार की तरफ से नहीं, अपनी जी। तो वहां मैंने एक कविश्री थी, बहुत अच्छी कविश्री। आज के तो हमारे बहुत से लोगों को वो नहीं आता जितना इतिहास उन्होंने गाया। उन्होंने पूरे देश के दरिया गिन दिए। अच्छा जी। कृष्णा, कावेरी, तो उन्होंने गंडक, सोन, नर्मदा, ताप्ती, कहने लगे हम इनसे तो हिस्सा ही नहीं मांग रहे। गंगा, यमुना, पूरे दरिया, ब्रह्मपुत्र, छोटे छोटे दरिया के भी नाम दे दिए कि हम इनसे हिस्सा नहीं मांग रहे जी। लेकिन उसकी टेक थी, विरसा है पंजाब दा, पंज दरियावां दा पानी, ये पानी हमारा है, हम आपसे और कोई नहीं मांग रहे। ये तो पूरा दिल को खींच डालता था, हिला देता था अंदर से दिल की तार को, कि यार ये तो बात सच्ची है। हम तो मांग ही अपना पानी रहे, हम तो दूसरा मांग ही नहीं रहे, हम तो उसका सवाल ही नहीं उठा रहे, प्रश्न ही नहीं बना रहे हम उसका। अब बहुत से हमारे लोग कह देते हैं कि जी फिर यमुना का पानी क्यों नहीं देते? भाई यमुना के हम रिपेरियन नहीं है, यमुना के किनारे हम नहीं बस रहे। बिल्कुल। जो सांझा दरिया है वो केवल अब घग्गर है, जिसको पुराने जमाने में ये बोलते हैं कि वो सरस्वती सी कोई आंकड़ा बोलता है उसको। ये घग्गर दरिया जरूर है, वो हरियाणा में भी चल रहा है, पंजाब में भी है, और राजस्थान में जाके उसके टिब्बों में उसकी रेत में खत्म हो जाता है। ठीक। तो उसको बांट लो जैसे बांटना है, वो तो ठीक है, उसके तो सभी रिपेरियन है, लेकिन बाकी के तो नहीं ना। तो इसलिए ये एक झगड़ा बना। अब उस झगड़े में क्या हुआ, चलता गया, फिर राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ, उसमें वो 81 वाला तो तोड़ दिया, लेकिन एक नया बना दिया, उसमें फिर वही पक्का होगी बात है। बात तो वही रही, ऐसी पानी गिन दिया कि नहीं जी इतना आता है, इतना आता है। अब जो आज की स्थिति है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो आज की स्थिति में जो पंजाब में सिंचाई हो रही है नहरों से जी, वो केवल 28.6% जो है एरिया उसकी हो रही है, इसको रकबा हम बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्र बोलते हैं ये। और हरियाणा में 33.5% की हो रही है जी। इसका मतलब उनके पास तो नहर का पानी पहले ही ज्यादा उपलब्ध है उनके एरिया के मुकाबले, खेती हर एरिया के मुकाबले। हमारे पास तो कम है जी। और हमारे तो 15 लाख भी, 15.25 लाख तो ट्यूबवेल है। हम तो धरती से पानी, हमारा तो पानी नीचे जा रहा है हर रोज। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा फ्लो सीरीज बोलते हैं कि पानी बहता कितना था, वो बहता ऐसे तो है नहीं कि आज कितना बह रहा है, उसको 20-30 साल के हिसाब से लेते हैं। तो इन्होंने, अब तो 40 साल हो गए इस झगड़े को। अब आप जो 75, 76 या 80 की सीरीज है, 80 से 22 तक की सीरीज देख लो जी कि कितना पानी बहता था, हिसाब तो लगाना होगा ना। अगर आज तक तो वो बांट हुई नहीं, कागजों में होता रहा सब कुछ, जितना देना था दे दिया, ज्यादा भी दे दिया बादल साहब ने नहर के किनारे ऊंचे करके, ये बहुत सी रिपोर्टें हैं। लेकिन जो बचा है उसकी बांट का सवाल है ना पहले। बिल्कुल, बांट के लिए आज से 40 साल पहले वाला तो फार्मूला लग नहीं सकता जी, क्योंकि आज हमारे धरती में भी पानी कम है, आज हमारे दरिया में भी पानी कम है। आज आप धरती के नीचे पानी कितना है जी, दरिया में कितना है, और बारिश का पानी कितना आता है, उसको आप यार गिन लो ना जी। हमारे कुएं बावड़ी में कितना पानी है, हमारे जो तालाब हैं उसमें कितना पानी है, हमारी छप्पड़ हैं, क्योंकि अगर जहां हम क्लाइमेट चेंज के बारे में देख रहे हैं वहां पे ये भी देखें, लोगों की गिनती भी बड़ी है, आबादी बड़ी है, उसी पानी के स्रोत को इस्तेमाल करने वालों की, और तब भी 40 साल पहले आंकड़ा ही लगाया जाएगा। नहीं, वो तो हरियाणा की भी बड़ी है ना,
यही यही मैं बोल रहा हूँ। आबादी इसमें नहीं आएगी क्योंकि आबादी हरियाणा की भी बड़ी है, पंजाब की भी बड़ी है, वो प्रोपोर्शन तो करीब उतनी ही है। ठीक। लेकिन जो पानी की यूटिलिटी है, पानी जी। की उपलब्धता है, पानी हमारे पास मिलता है, वो पानी तो गिनना होगा ना। जो ठीक। हमने 81 में पानी की बांट की इंदिरा गांधी ने जैसे भी की, उसमें जी। कोई फ्लो सीरीज के दरिया में इतना पानी आता है, हम्म। तीनों दरियाओं में। ठीक। दूसरा, आपके धरती के नीचे इतना पानी है। ठीक। तीसरा, आपको जो बारिश होती है उसका इतना पानी आता है। जी। ठीक है, 81 में आता होगा, लेकिन पानी तो आज देना है ना, बिल्कुल। तब तो दिया नहीं गया। वो तो लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, जो भी हुआ। हम्म। तो आज तो फिर 40 साल बाद दोबारा देखना होगा ना। बिल्कुल। अब हम हड़प्पा मोहनजोदारो की सभ्यता निकाल के हम बोले ये पाकिस्तान भी हमारा है, जैसे आरएसएस वाले कर रहे हैं कि यो तो मक्का मदीना भी हमारा था। हमने तो कभी नहीं बोला, पंजाबियों ने तो, सिखों ने तो, कि ये मक्का मदीना हमारा है। हमारे तो जी। गुरु नानक देव जी वहां जाके आए हैं, वहां तो गुरुद्वारे भी बने हुए हैं। हमने तो जी। कभी नहीं बोला कि हमारे हैं। हमारे तो गुरु नानक देव जी नानजिंग में गए, उनका नाम ही नानजिंग नानक के नाम से पड़ा है। बिल्कुल। शंघाई में गए, हमने तो हम्म। कभी नहीं बोला कि चीन का वो हिस्सा हमारा है। हम्म। हमारे तो गुरु साहब उज्बेकिस्तान में गए, हम्म। ताजिकिस्तान में गए, युगांडा में गए, हम्म। तो वेटिकन सिटी में गए, जी। इटली में गए, रोम में गए। हमने तो कभी नहीं बोला कि ये हमारा है। तो इसलिए जो आज की स्थिति है वो ये है कि जो पानी हमारे पास है और जितना पानी हमें चाहिए, जी। इसी तरह जो हरियाणा के पास है जितना उनको चाहिए, इसी हिसाब से कम कर लो ना। बात तो बिल्कुल। आज करनी है ना, वो करने ठीक। को तैयार नहीं है। जी। लेकिन यो हमारी प्रॉब्लम कहाँ है? जी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है कि नहीं नहीं, पहले नहर बनाओ। अब हम्म। नहर क्यों बनानी है भाई? हम बचपन में सुनते थे, जिस गांव नहीं जाना उसका जो रास्ता है क्यों पूछेंगे? बिल्कुल। जब आपके पास पानी देने को अभी है ही नहीं, पानी ही तय नहीं हुआ कितना देना है, जितना पानी देना होगा नहर तो उसके लिए बनानी होगी ना। जी। तो पहले नहर काहे की बनानी है? ये हमारी सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायी बात करी जा रही है कि नहीं नहीं, हम्म। पहले नहर बनाओ, पानी की बात बाद में देखेंगे। असल में हम्म। उसमें साफ दिखता है कि बाद में बोलेंगे पानी भी दो। पानी का बिल्कुल। भी फैसला नहीं हुआ। कभी ये बोलते हैं ट्रिब्यूनल बना लो जी, ये इंटरस्टेट रिवर नहीं थे। जी। जब वो जो रिवर इंटरस्टेट नहीं है उनका फैसला तो भारत सरकार कर ही नहीं सकती, धक्के से अपने ठीक। पास ले लिया। लेकिन इसमें जो है अकाली दल की 15 साल सरकार रही। अब तो जी। इतने लोगों को मरवा दिया, इतने जो हमारे युवक थे, वो चाहे किसी ने अतवादी कह के मारे, आतंकवादी कह के मारे, चाहे उग्रवादी कह के मारे, चाहे जी। वो उनको पुलिस के इन्फॉर्मर कह के मारा, चाहे हम्म। हिंदू कह के मारा, चाहे अकाली कह के मारा, चाहे जी। कम्युनिस्ट कह के मारा, चाहे वो आरएस कह के मारा। तो लेकिन मारा तो पंजाब का जवान गया ना, हम्म। मारा तो पंजाब की यूथ गई ना। जी। जब उसको मार दिया तो वो इनको तो राज मिल गया। बल्कि अब तो हम्म। पूरी पार्टियों में, आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो, उनके जी। पूरे अपने परिवार की राज करते हैं ना, और जी। उनका व्यापार भी बड़ा है। उनको तो कोई कमी नहीं हुई। ये पिछले 40 साल में पंजाब के आम लोग जो हैं वो सफर किए हैं। जी। लेकिन जो धन्ना सेठ हैं, चाहे वो सिखों में हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे वो किसी और धर्म में हो, वो जी। तो हिंदू सिखी है मेन तो पंजाब में, वो तो पूरा फली फूस हुए हैं। जी। उनके तो परिवारों को राज मिल रहा है। और गर्ग कोई भी साहब, पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली हो। हाँ जी। जैसे आपने यहाँ पे जिक्र किया कि कई लोगों को मारा गया, हम ये माने कि भारत के अंदर पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पानी को बचाने के लिए, अब पानी के ऊपर जी। अपने हक, अपने दावे को जाहिर करते हुए बड़ी गिनती के अंदर लोगों ने शहादत दी। क्या उस शहादत का मूल्य पड़ा? नहीं, वो पानी के कारण शहादत नहीं दी, ये बात हम गलत बोल रहे होंगे। पानी के कारण मोर्चा शुरू हुआ था। पानी तो पंजाब में जो हिंदुओं की आबादी है वो है 37%, 37% आबादी तो हिंदुओं की है। तो वो 37% आबादी जो है, पानी तो उसको भी चाहिए। जी। जो पंजाब में हिंदू रहता है, शहर में रहता है, उसको पानी नहीं चाहिए, उसे पानी पीना नहीं है, उसको फसल नहीं चाहिए। अगर फसल नहीं होगी तो महंगा हो जाएगा आटा। अभी पाकिस्तान की खबर आ रही है कि लोग अपनी जो है छोरियों को बेच रहे हैं कि जी आटा मिल जाए हमें। तो बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आनंदपुर का मोर्चा तो इन्होंने, अकालियों ने, जब ये अकाली पावर में आए तभी छोड़ दिया था। 72 में एक आनंदपुर साहब का वो बनाया इन्होंने प्रस्ताव। जी। तो वो मता जो था, प्रस्ताव था,
वो तो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन का था कि जी पावर पंजाब के लोगों की पावर पंजाब के पास रहे, ये 4 महकमे विभाग आप अपने पास रख लो, करेंसी, रेलवे, फॉरेन रिलेशन और डिफेंस जी। और डाक विभाग 5 रख लो, बाकी तो सारे हम अपना चलाएंगे। लेकिन वो तो इन्होंने छोड़ दिया अकालियों ने। फिर उसमें बाद लिखा कि भी हम इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसका न्याय वृत्तांत दे रहे हैं 78 में जब इनकी सरकार आ गई। लेकिन वो तो आज तो उसकी कॉपी भी नहीं मिलती कहीं। जी। इन्होंने तो वो गायब ही कर दिया, लोगों को मरवा दिया। वो पानी के लिए लड़ाई नहीं थी, पानी का अगर मोर्चा रहता फिर तो जीतते हम। पानी को तो इन्होंने छोड़ ही दिया, ठीक। तो उस रूप में वो गड़बड़ होगी। अब भी क्या हो रहा है, पानी का नाम लेके जी। अब क्या है, अभी समझने वाली बात ये है कि बहुत से झगड़े हुए हैं, बहुत कुछ है, लेकिन पानी तो 40 साल से बंटा नहीं। अभी झगड़ा करने की इतनी क्या जरूरत है। अब खड़ा किया जा रहा है ये मोर्चा, जब किसानी आंदोलन चल रहा था, फार्मर्स का एजिटेशन, जी। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, बाकी देश के जो किसान थे, खेतीहर मजदूर थे, वो जी। इकट्ठे हुए वहां। ठीक। जो कृषक वहां इकट्ठे हुए, उनके इकट्ठे होने से इनको पेट में दर्द हुआ। तो उसके कारण इन्होंने फरीदाबाद में आरएसएस ने एक मतलब धरना किया, वो पानी के लिए किया। अब जी। वो धरना करने वाली जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कौन सा पानी। उन्होंने बोला काहे के लिए धरना किया है? पानी के लिए किया है जी। काहे का पानी? पीने के लिए पानी जी। कहाँ से लेना है? यमुना से लेना है जी। उन जी। बेचारियों को तो सतलुज का नाम नहीं पता था, मालूम था। हम्म। ये क्योंकि आरएसएस की जरूरत थी कि अब इनका हरियाणा पंजाब का लड़ाई झगड़ा कराया जाए। जी। अब भी यही चाहती है आरएसएस। अब ये 2024 की चोन जीतनी है। अब जी। जब तक पंजाब और हरियाणा का झगड़ा ना हो, सिख और हिंदू का झगड़ा ना हो, पूरे हिंदूवाद का ब्राह्मणवाद पे नाम पे वोट कैसे लेंगे? हम्म। इसलिए ये एसवाईएल का मुद्दा अब उठाना जो है, वो हरियाणा के नहीं, पंजाब के नहीं, वो आरएसएस के हित में है। वो देश को बांटने वाली शक्तियों के हित में है कि वो हमें, जो पंजाबी हैं, हम जो सिख हैं, उनको बोलने के जी ये तो देश को तोड़ना चाहते हैं, झगड़ा करा दें। अभी आप देखते हैं अजनाला में एक घटना हुई, वो थोड़ी ठंडी पड़ने लगी क्योंकि सिख तो बहुत रैशनैलिटी से बात करते हैं। ये मजबूर करता है कि इंदर उनको दूसरी तरफ जाने को। सभी सिख विद्वानों ने, धार्मिक जथेबंदियों ने, एसजीपीसी ने ये बोला कि गुरु ग्रंथ साहब को आगे ढाल नहीं बनाना चाहिए था। जब इन्होंने देखा यार ये तो आइसोलेट है, ये तो थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हरियाणा में एक हिंदू ऐसा तिलक सा लगा के, ऐसी दाढ़ी सी रखे, वो जुलूस निकाल रहा है। एक भगवान जुलूस निकाल रहा है जी। भाई। आप आग लगाने की बात ही कर रहे हो ना। अभी हिंदुओं पे तो कोई अटैक नहीं हुआ। जी। जो अमृतपाल ने, जो बहीर की नाम भी ले रहा है, उसने हिंदुओं पे तो अभी तक अटैक नहीं किया ना। जी। तो अब हिंदुओं को क्या हो गया? तो ये एक आप बोल देंगे जी वो सूरी को कत्ल हो गया। सूरी का कत्ल हुआ वो हिंदुओं के कारण थोड़ा, उसके कारण हुआ है। तो सूरी के लिए एक केस चल रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। उसको कानून की, अगर तो कानून के रूप में उसको ना पकड़ा जाता फिर तो आपका ऐतराज होता। अगर वो कानून अपना काम कर रहा है तो फिर आप क्यों जुलूस निकालते हैं? इसलिए कि उसको ठंडा नहीं पड़ने देना। ये तो आरएसएस की जरूरत है आज, क्योंकि देश को तो बेच दिया। देश में तो कोई पैसा नहीं है, देश में कोई रोजगार नहीं है। बीएसएनएल बेच दिया। अब सारी संस्थाएं जो सीबीआई, सीवीसी, आरबीआई, इवन इलेक्शन कमीशन, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा दखलंदाजी की है। नहीं तो सुप्रीम हमें जानती हैं कि रातों रात एक अरुण गोयल यहाँ पंजाब कैडर के आईएएस अफसर को इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया, तो एक दिन ही। तो इन बातों से हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी की पूरी संस्थाएं, पंजाब में 20-50 किलोमीटर तक तो बीएसएफ थी ही। अब ऐसी बातों से ऐसा मजबूर कर दिया कि पंजाब का सीएम जाके बोलता है कि जी हमें 15 कंपनियां दो। जब केंद्र के जो आ जाएंगे यहाँ तो क्या होगा? अब आप बोलते हैं, किसी का भी बात हो सकती है, जैसे आपने तब बोला कि जी वो पानी के लिए लड़ाई थी। अब अकाली दल ने मांगा है कि पंजाब में गवर्नर रूल लाओ, प्रेसिडेंट रूल लाओ। अब अकाली दल तो जो राज्य हैं उनकी खुद मुख्तियारी की बात करता था, अब बोलता प्रेसिडेंट रूल लाओ। अब बोलता है कि जो है इसकी शराब की बात, उसकी सीबीआई से प्रूव कराओ। ठीक।
जो कांग्रेस वाले हैं वो भी बोलते हैं कि जी सीबीआई से प्रो कराओ, जहां तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो भी गवर्नर को मिलते हैं। अब कांग्रेस भी गवर्नर को मिलकर इस सरकार को तोड़वाना चाहती है, भले ही वो बोलते हैं कि नहीं नहीं जी हम प्रेसिडेंट रूल के हक में नहीं है, कांग्रेसी ये बोलते हैं, लेकिन अकाली दल तो सीधा मांग रहा है। जबकि अकाली दल को तो ये बोलना चाहिए कि जी हमारा पंजाब का जो हक थे वो तो आपने छीन लिए, किस सरकार को घेरे? अभी आप पंजाब के हक तो मांग नहीं रहे जी। वो इसलिए नहीं घेर रहे कि वो पूछेंगे आपने 15 साल कहाँ मांगे, पंजाबी बोली का हक आपने कहाँ मांगा, आपके होते ही खराब हुआ ना वो। तो पंजाबी सभ्याचार का कहाँ मांगा, पंजाब के पानियों का कहाँ मांगा, पंजाब के जो है ये बीएसएफ वगैरह लगा दी उसका कहाँ मांगा, जीएसटी तो आपने खुद ही हासिल के लगवाया। गर्ग जी अब आपसे ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें अर्ली 90s के अंदर एसवाईएल का मसला कैसा रहा, अगर हम ये भी देखें 2002 के अंदर पंजाब की विधानसभा के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी तरफ से इसको खारिज करते हैं, मता डालते हैं विधानसभा के अंदर और एक टैग वो अपने ऊपर लगवाते हैं कि पानिया दा रखा कैप्टन अमरिंदर सिंह। इस चीज को एक समय जरूरत दिखाया गया हरियाणा की और भारत के दूसरे राज्यों की, लेकिन बाद में उसी चीज को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया, चाहे वो कांग्रेसी थे चाहे वो अकाली थे। यूथ तक इसकी जागरूकता थी लेकिन आम बोलचाल में कम थी। लेकिन आप मानते हैं कि हाँ बीते समय के अंदर जैसे आपने किसानी संघर्ष का नाम लिया या यूथ उसके ऊपर कुछ लिख के गाता भी है, तब भी वो विषय सरकारों को खटकता क्यों है? नहीं, बात तो ये मानने ना मानने की नहीं है। 90s के बाद जो पंजाब में हुआ ये पूरी इंडियन स्टेट की एक स्ट्रेटेजी थी कि इसकी यूथ को नशों में डालो, इसको गंदे गीत सुनवाओ। ये अभी कोई इंक्वायरी हो जाए, बड़ी जुडिशियल प्रोब वगैरह, सामने आ जाएगा कि गंदे गीत कैसे गवाए गए, कैसे उन गवाइयों को बुलाया गया कि लोग नशों में पड़े, गंदे गीत गाएं, क्योंकि नशों से हमारी जमीन भी वो छीन लेंगे, हमारे बहू बेटियों की इज्जत भी मिट्टी में मिलाएंगे और हमारी अनख भी खत्म हो गई। जब हमारी अनख ही मार दी तो अनख के बारे में तो गुरु साहब ने बोला है ना, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किच खाए। पत लहा के जो चाहे हमारा यूथ भी, आप बोलते हैं कि यूथ इसमें चेतन है, मैं नहीं मानता यूथ हमारा चेतन है। यूथ तो हमारा भीड़ तंत्र बनाया हुआ है, जितना चेतन है वो तो बोल रहा है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्योंकि चेतन यूथ होता तो ऐसी भीड़ तंत्र नहीं बनाता था वो। हमारी यूथ को गलत इतिहास पढ़ाया गया, उस इतिहास से हमारी यूथ में जो सिक्खी की रूहानियत है, इंसानियत है, सबको बराबर समझने की बात है, किरत की बात है, काल खाए के छहत्तों दे नानकरा पिछाने से की बात है, जो अपने अंदर झाती मारने की बात है। काले मेडे कपड़े काला मेडा वेश गुण ही परिया में फिर लोग कहे दरवेश, जो हमारे पास गरीब गुरबे के हक में करने की बात है, भाई लालों के हक में जी। रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख, जिना खादी चोपड़ी कन्हे सहनगे दुख, जो हमारे कर्म कांड को दूर करने की बात है। चिट्टे जिनके कपड़े मैली चित कठोर, जियो बारो तोती तुमड़ी अंदर बिसम लौकी 830 सुनाई, कौरा पन तऊ ना जाई, हर का संत मरे हड़म्बे सगली सैन तराई, जिਉਂਦੇ पितर न माने को मुँह श्राद्ध कराही। जो हमारी जो कर्म कांड को रोकने वाली बात है वो तो अब हम कर्म कांड में डाल रहे हैं अपने उसको, सारी यूथ को जी। ये यूथ कर्म कांड में डाल रही है ना, तो कर्म कांड में डाल के आप रूहानियत और इंसानियत के बगैर सिक्खी कहाँ है? और सिक्खी कोई ये तो है नहीं कि सिक्खी केवल जट्टों की है या सिक्खी केवल किसानों की है। अगर ऐसी बात होती तो पूरे 5 प्यारे पूरे भारत से कैसे आते? गुरु नानक देव जी ने पूरे भारत का कोई कोना छोड़ा ही नहीं है, जो आज का भारत भी है और जो पाकिस्तान भी है, जो अफगानिस्तान, इसका तो एक भी कोना नहीं छोड़ा जहां वो ना गए हों जी। तो उनकी इतनी चर्चा उन्होंने की जाके उस जमाने में, जब सिख धर्म का नाम तो कोई नहीं था, वो तो नया बात हो रही थी। उन्होंने तो नई बात चलाई, लेकिन चलाई कैसे? शांति से उनसे संवाद रचा के। इसलिए गुरु नानक देव जी ने बोला है ना, जब तक दुनिया रही है नानक किच सुनिए किच कहिए। वो सिद्धों की बैठक में भी जाते हैं तो बोलते हैं सिद्ध सभा करे आसन बैठे संत सभा जाए। सिद्धों को मजबूर कर दिया कि वो कहें कि रोष न कीजिए उत्तर दीजिए, कि गुस्सा न करो, हमसे गलती हो गई है, लेकिन हम सचमुच में जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, इसलिए उसका हमें जवाब दो। तो इसलिए हमें ये तो सोचना होगा जी। अगर हम ये नहीं सोच पाएंगे, केवल एक मुद्दा जो हम इमोशनल संवेदनशील मुद्दे बना बना के, यही तो भारत सरकार चाहती है
यही तो भारत की डीप स्टेट चाहती है कि संवेदनशील मुद्दे बना के इनको खड़े कर दो, फिर इनके हाथों में तलवारें पकड़ा दो। आप मेरे को बता दीजिए, आप सीरियसली सोचिए, गंभीरता से सोचिए, क्या आज के जमाने में तलवारों से इंडियन स्टेट से लड़ाई की जा सकती है? घोड़ों से लड़ाई की जा सकती है? 4 लोगों को मार के लड़ाई की जा सकती है? बंदूकों से लड़ाई की जा सकती है? अगर ऐसे होती भारत स्टेट इतनी कमजोर, तो फिर पाकिस्तान को इसको खा जाता अब तक। ये जो यूथ लड़ रही है कि हम तो लड़ेंगे, हम ये कर लेंगे, वो पाकिस्तान से तो ज्यादा तकड़ी नहीं ना हो सकती जी। है तो बता दें, इसमें आर्गू तो करें ना, बहस तो करें ना। अब आप एक स्टेट का मुकाबला करना है जी, तो उस स्टेट का मुकाबला करने के लिए आज एक ही हथियार हमारे हाथ में है, वो है शांति का स्ट्रगल, एकता रखना, सभी को इकट्ठा करना, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, किसी भी धर्म का, उनको इकट्ठे करेंगे। किसान आंदोलन ने यही दिखाया है, क्योंकि हमारी लड़ाई इस तरीके से अब किससे है? अगर खालिस्तान भी लेना चाहते हैं, ये पंजाबी का कुछ करना चाहते हैं, पंजाब के लोगों का करना चाहते हैं, तो लड़ाई किससे है? पहले ये ऐसे मत सोचिए जी मैं तो पंजाब का, मैं तो भारत का नागरिक नहीं हूं। आप नागरिक हैं नहीं है, इस सवाल नहीं है। क्या आप बगैर भारत सरकार के यहां रह सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई रह सकता आपके हिसाब से? कहे ना। अगर वो रह रहा है, इसका मतलब भारत सरकार उसको सहमति है उसकी। जैसे जहां रूसा आलम रह रही थी कैप्टन के सरकारी निवास के पास जी, तो फैसला करती थी, वो भारत सरकार की सहमति से हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है जी? वैसे रूसा आलम कैसे रह सकती थी जी? तो अब आप ये बोल के कि चलो जी मैं नागरिक नहीं, मान लेते हैं भारत सरकार को कुछ नहीं बोलती, आप नागरिक नहीं है। क्या आप जो खालिस्तान मांग रहे हैं, जो पानियों पे कब्जा धक्के से करना चाहते हैं कि हम तो ये ले लेंगे, हम तो वो भी ले लेंगे, उससे क्या आपको शांत में ही दे देंगे वो? ये सवाल इनके सामने है, इनको जवाब देना होगा जी। वो खालिस्तान लेके क्या करेंगे इसमें अभी मैं नहीं जा रहा। आपको पानी का झगड़ा है, आपके दरिया का झगड़ा है। क्या आप भारत सरकार जो है, भारत की जो स्टेट है जी, वो आपको ऐसी पलड़े में रख के दे देगी? तो अगर उससे लड़ाई करनी होगी तो फिर कैसे करेंगे? एक बात। दूसरी बात, फिर मैं आपका सवाल सुनता हूं। दूसरी बात यह है कि आप पानियों की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, मैं वहां सीमा लेके आ रहा हूं जी, कि जब आप कुछ एरिया समझौते से भी मांग लेते हैं, चलो मान लो सरकार कुछ नहीं कहती, आपको बोलते हैं ठीक है जी आप अपना खालिस्तान ले लो, तो खालिस्तान तो आबादी के हिसाब से मिलेगा ना। अभी आपने बात की थी हरियाणा पंजाब की आबादी की जी, तो अभी पंजाब में सिखों की आबादी आप मानते हैं कि मेरे हिसाब से अगर सेंसस हो जाए तो 52% से ज्यादा नहीं है। जो 62% 63% थी वो घटती जा रही है हर रोज, हिंदुओं की बढ़ रही है। अब जो दुआबा है उसमें तो पूरी हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, उसमें तो सिखों की ज्यादा ही नहीं है जी। और माझे में केवल तरन में ज्यादा है सिखों की, 92% है, 92% है सिखों की जी। बाकी तो अमृतसर और गुरदासपुर और पठानकोट में तो हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। अब जो तीनों दरिया आ रहे हैं वो तो माझा और दुआबा से निकल के आ रहे हैं जी। आपका आर्गुमेंट है कि हम रिपेरियन हैं, तो आप कैसे फिर रिपेरियन, कितना आपको पानी मिलेगा? क्योंकि वो ऊपर है जिनको आप भगा रहे हैं, जैसे पहले पाकिस्तान में हुआ फिर ये भी करेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप खला में जी रहे हैं, आप यूएनओ में चले जाओ, आप प्लेबिसाइड करवा लो, जनमत करवा लो, आप जैसे वो पन्नू जी कर रहे हैं, तो गुरपतवंत पन्नू करवा दें। जनमत करवाने से आपको कोई एरिया मिलेगा ना जी। अब आपको एरिया आपके आबादी के हिसाब से मिलेगा जो यहां रहती है, उससे ज्यादा तो मिल ही नहीं सकता। बांटना है तो कोई तो फार्मूला आप धक्के से, अगर आप सोचते नहीं जी हम तो धक्के से लेंगे, हरि सिंह नलुआ ने तो जमराव का किला जीत लिया था, फिर धक्के से आप सोच लो कि आप क्या इंडियन स्टेट से लड़ाई कर सकते हैं जैसे आपके पास हथियार है? ये आपको सोचना होगा ना। अगर आप बगैर सोचे करेंगे तो फिर तो गड़बड़ है। इसीलिए गुरु साहब ने बोला है, ज्ञान खड़ग लय मन से लूजे, ज्ञान खड़ग लय मन से लूजे, मनसा मने समाई। जो हमारी मनसा है उसको पूरा करने के लिए ज्ञान की तलवार चाहिए, हमें ज्ञान की कृपान चाहिए। ज्ञान खड़ग लय मन से लूजे,
मन से उलझने का मतलब ये नहीं है कोई भक्ति करनी है, मन से उलझने का मतलब हमने सोचना है जी, विचारना है कि हम अपना जो हमारा प्रतिद्वंदी है जी। उससे हमने कैसे लड़ाई करनी है, कैसे जीत प्राप्त करनी है। लड़ाई हम जीत प्राप्त करने के लिए करते हैं, लड़ाई हारने के लिए नहीं करते। कि अगर पिछले 2 दहाके की बात करें तो इसके अंदर ये SYL का मसला क्या केंद्र की तरफ से हल किए जाने की कोई कोशिशें हुई कि दोनों सरकारों को बिठाया जाए और पूछा जाए कि चाहते क्या हैं वो? जो केंद्र सरकार उसको कभी भी हल करना नहीं चाहेगी, लेकिन क्या हम हल करना चाहते हैं? जैसे कैप्टन ने बोल दिया कि जी हमने वो टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट्स एक्ट पास कर दिया। ये कैप्टन को भी मालूम था, उसका फायदा हो गया कि कुछ समय हमें मिल गया, लेकिन वो एक्ट तो नहीं पास होना था। और उसमें अकालियों ने डाल दिया कि जी आपने वो ऐसे किया, उस धारा को नहीं रोका, उस धारा को नहीं रोका, इसलिए ये तो और भी गड़बड़ होगी, क्योंकि उसमें लिख दिया कि जितना पानी पहले ही जाता है उतना तो जाता रहेगा बाकी स्टेटों में। तो उस पे एक्ट पे अपने आप ही में ये एतराज था, और ये सच भी था एतराज कि जितना पानी जा रहा है वो तो पहले ही ज्यादा जा रहा है, आप उसकी तो बात ही नहीं कर रहे जी। एक तो वो लेकिन वो पॉलिटिकल मूव थी कि हम पानियों के राखे हैं। तो उसके बाद जो अकाली दल था, इन्होंने बोला नहर को पूर दो। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए जी, तो क्या आप वो जमीन वापस कर सकते हैं? क्या अकाली दल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या अकाली दल उसके उस बात पे लड़ने को तैयार था? जी, बोल तो दिया कि जमीन पे कब्जा कर लो, नहर को पूर दो। फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो चुका था। ठीक। तो क्या अकाली दल उसको फेस करता? क्या जो अकाली दल के लीडर थे वो अरेस्ट देते? ये हमें सोचना होगा। अब पिछले 30 साल में, आप 90 से बात कर रहे हैं, 30 साल में 15 साल सरकार कांग्रेस की रही है, 15 साल अकाली बीजेपी की रही है। इन 30 सालों में इन्होंने केंद्र से मसला हल क्यों नहीं करवाया? और केंद्र में भी परचम से ऐसा ही हुआ है कि 15 साल सरकार जो है वो कांग्रेस की रही है, और करीब 15 साल ही हो गए जो ये बीजेपी की रही है। अकाली बीजेपी के साथ भाईवाल थे, ये तो अभी 2 साल पहले ही छोड़ा है जी। अब ये दोनों सरकारें 15-15 साल रही हैं, और ऐसे भी समय आए हैं केंद्र में यूपीए, यहां अकाली दल, केंद्र में कांग्रेस, यहां भी कांग्रेस, केंद्र में एनडीए, यहां भी अकाली बीजेपी, ये समय आए हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं फैसला कराया? ये बात इन जो लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टियों की, उसको जवाब देना होगा जी कि ये पानी का फैसला तब तो आप, अच्छा फिर दोनों ही स्टेटों में एक ही की सरकार है, ठीक। अगर दोनों स्टेटों में एक जैसी ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, फिर क्यों नहीं फैसला हुआ? जी, केंद्र में भी वही, दोनों स्टेटों में भी। सो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो हमारा जो वो है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा जी, हमारे मन में कुछ और है, हम कहते कुछ और हैं और हम चाहते कुछ और हैं। तो इसलिए जो कर्म करते हैं वो किसी और का है। मन वचन कर्म की शुद्धि और क्या होती है? तो पानी के बारे में, अगर हम पानी पे ही, केवल पानी पे, हालांकि केवल पानी नहीं है जी, पानी, केवल पानी की बात करके आप इससे पूरा बात नहीं कर सकते, क्योंकि पानी एक हमारा जो विकास का मॉडल है उसका एक कारक है। ये पानी सब कुछ नहीं है, लेकिन पानी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अनिवार्य है पानी जीवन के लिए। पानी इसलिए हम बात करते हैं, लेकिन आज पानी की बात लड़ाई के रूप में करना जी, जहां पानी के लिए ये कहना भी अब भगवंत मान ये करे, अब वो खट्टर साहब ये करे, फलाना ये करे, ये बातें अब 1 साल के लिए नहीं उठानी चाहिए, 1.5 साल के लिए, क्योंकि इन्हीं बातों पे खालिस्तान का हुआ खड़ा करके पानी के नाम से लोगों को बांट के ये केंद्र चाहता है कि वो राज करे। अगर पानी के नाम से हम आज, हमारी जरूरत ये है कि केंद्र हमारे पूरे जो हमारे अधिकार हैं उनको छीन रहा है, पहले बहुत सारे छीन लिए, अगर दोबारा वो भगवान आ गई सरकार तो पूरे के पूरे भगवान आने की संभावना तो है ही, लेकिन वो पूरे का पूरा भगवान कर्म कर देगी, इसी संविधान को भगवान बना देगी। तो आप बैठे रहना। फिर आज जरूरत ये है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान या यूपी की लड़ाई ना हो, लेकिन यहाँ का कृषक, यहाँ के लोग इकट्ठे हों। दूसरा, जैसे सिक्खी है, जो सिक्खी में पानी की भी महत्ता है, सिक्खी में रूहानियत भी है,
सिक्खी और जो किर्त की बात करने वाला है, क्योंकि किर्त तो अभी चलेगी ना जब पानी होगा। जी। तो सिक्खी और किर्त वाले जो लोग हैं, किर्त की महत्ता जाने वाले, जो लूट को के विरोधी हैं, उनको इकट्ठे होना होगा। अब केंद्र सरकार की ये कोशिश होगी, राज करती पार्टी की ये कोशिश होगी, पूरा प्रयास होगा कि ये लोग आपस में बंटे रहें। जी, धन्यवाद करते हैं प्यारेलाल गर्ग जी, आपने अपना समय दिया और बातचीत की इस विषय के ऊपर। आपने इतिहास से भी रूबरू करवाया हमारे दर्शकों को, और कई ऐसे पहलू थे जिनको समझने की, जिनको जानने की बेहद ज़रूरत थी। धन्यवाद करते हैं आपका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ,